नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राय। सीएम मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम ने प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर के एक वेबसाइट की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों को गलत करार दिया और इसको लेकर के विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट करके हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया। एक वेबसाइट के हवाले से आंकड़े जारी किए गए थे कि दोनों ही नेताओं ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया में www.cmie.com/ के ये आंकड़े खूब चर्चा में रहे। सीएम मनोहर लाल दिल्ली में थे। भूजल सहित तमाम मुद्दों पर उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, फिर प्रेस से बात की। इस दौरान पत्रकारों ने सीएम से बेरोजगारी के इन आंकड़ों के बारे में भी पूछ लिया। सीएम ने इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा कोई पैमाना नहीं जिससे पता चल सके कि रोजगार करने वालों की सही संख्या क्या है। सीएम ने कहा कि आंकड़े बनाने वाले भी वे हैं जो जारी करने वाले ही हैं। जाहिर है उनका इशारा कांग्रेस की ओर था। सीएम ने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। ये आंकड़े बनाने वाले भी ये हैं, प्रचारित करने वाले भी ये हैं। आज तक कोई भी विधिवत तौर के ऊपर किसी प्रकार का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो ये बता सके कितने लोग बेरोजगार हैं कितने नहीं है। क्योंकि कौन बेरोजगार और कौन रोजगार है इसमें बहुत एक बारीक लाइन है। और उसमें अगर सारे लोग यहाँ बेरोजगार होते तो यहाँ काम की कमी तो नहीं है। हमारे यहाँ लाखों लोग दूसरे प्रदेशों से आकर के काम करते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को काम करने के लिए मनाही नहीं है। इसलिए ये आंकड़े फेंकने में माहिर नहीं है कि इतना बेरोजगार कर दो इतना ही नहीं, सीएम ने तो ये भी कहा कि जिस वेबसाइट ने आंकड़े जारी किए हैं वो कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति की है, वो ही उसमें डायरेक्टर भी है। सीएम ने इन आंकड़ों पर हैरानी भी जताई। उन्होंने पूछा कि पता ही नहीं चलता कि ये लोग ऐसे आंकड़े लाते कहां से हैं भाई। 2017 में इनके आंकड़े बताते हैं, हालांकि सरकार हमारी है लेकिन बताते हैं इनके आंकड़े हैं कि 2% बेरोजगारी है। अब 2017 के बाद 2019 में 48% हो गई, आज 33% हो गई। तो ये आंकड़े लाते कहां से हैं? कम से कम उन किताबों का अध्ययन हमें भी कराते हैं। CMIE सोर्स है जो CMIE के जो डायरेक्टर है ना, वो एक कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारी रहे। ये रिकॉर्ड पर बता रहा हूं आपको। आंकड़ों की उलझन के साथ ही बेरोजगारी हमेशा चिंता का विषय रही है। सरकारें चाहे जो भी हो, विपक्ष सवाल उठाता रहता है, सरकारें खारिज करती रहती हैं। यहां ये याद दिलाना भी जरूरी है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में ही हरियाणा मंत्रिमंडल ने प्रदेश में लगे उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण के प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब अगली कैबिनेट में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, दिल्ली। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के गिरते हुए जल स्तर को लेकर के भी चिंता जाहिर की। इसके साथ ही पानी बचाने के लिए सरकार के प्रयासों को लेकर के भी जानकारी दी गई। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सीएम से मुलाकात पर प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा की और इसके साथ ही सीएम ने कोरोना के दौरान प्रदेश की स्थिति के बारे में भी बताया। अभियान है और इसकी शुरुआत हरियाणा ने अपने तरीके से की है जिससे वो प्रसन्न थे। तो उसमें हमारा कुछ जो खर्च आने वाला है उस खर्च में इंसेंटिव जो है केंद्र सरकार हमें दे, खास करके वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ईएम को दे। 1 लाख हेक्टेयर के ऊपर लगभग 500 करोड़ रुपए का हमारा खर्च आएगा, जो हमने उनसे मांग की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ ये योजना कोई बना करके हम इसको हरियाणा से शुरुआत करेंगे। सारे देश भर में पानी की बचत के ऐसे नए नए आयाम जो बनाए जाएंगे उसने फैसला किया है। उसकी जो बारीकियां हैं तो डिपार्टमेंट तय करेगा और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जो करनी है। आखिर जो लोग ठीक हो गए हैं
कोरोना पॉजिटिव थे और बाद में ठीक हो गए, तो उनकी जो एंटीबॉडीज टेस्ट जिनका ठीक हो जाता है उनसे प्लाज्मा डोनेशन का जो आह्वान किया जाता है वो करते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तैयार होगा वैसा करेंगे। सर विकास। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर कटाक्ष भी किया। लेकिन इसके साथ ही नेता विपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय के सरकार गिराने वाले बयान पर पलटवार भी किया। इनेलो नेता अभय चौटाला के सरकार गिराने वाले बयान को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला के पास 32 विधायक थे, तब अभय चौटाला कुछ क्यों नहीं कर पाए। मेरे पास 30 एमएलए होते तो मैं 100% सरकार गिरा देता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अगर चाहता है कि इनकी सरकार गिरे तो फिर ईमानदारी के साथ इस काम में आगे बढ़े। लोग तो चाहते हैं सरकार गिर जाए। आज तो जेजेपी के जो एमएलए हैं उनमें केवल मात्र 2 या 3 ऐसे होंगे जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। बीजेपी के एमएलए किस तरह से चिल्ला के स्पीकर को कह रहे थे कि हमारी तो तहसीलदार भी नहीं सुनता, डीसी एसपी तो बहुत दूर चले गए। तो उनके अपने एमएलए रो रहे थे, अपने एमएलए बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो फिर सरकार कैसे चल सकती है? सरकार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चला रहे हैं। हुड्डा जिस दिन अपनी नीयत साफ करके इस काम में जुट जाएगा तो फिर मैं भी उसकी मदद कर दूंगा, सरकार गिरवा दूंगा। के पास कितने विधायक थे? 32। तो 32 में भी कुछ नहीं हुआ तो क्या होते के पास कितने विधायक थे? 32। तो 32 में भी कुछ नहीं हुआ तो क्या होते। सुना आपने इनेलो और कांग्रेस में किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। इसके साथ ही अभय चौटाला सरकार पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के किसी भी गांव में सरकार की तरफ से गरीबों को राशन नहीं दिया गया। न केवल राशन न कहा गया बल्कि साथ ही इस लॉकडाउन के अंदर जो शराब के गोदाम थे जिन पे एक्साइज डिपार्टमेंट की कई सील लगी हुई थी, क्योंकि शराब का पुराना धंधा है। मैंने जब कहा था लॉकडाउन के दौरान जब शराब की दुकान खोलने की बात कर रहे थे तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि आपसे ज्यादा चिंता हमारे इस दुष्यंत को है दुकान खुलवाने की। मुख्यमंत्री ने पूछ लिया कि इनको क्यों ज्यादा जल्दी है। मैं बोले हमारे रिश्तेदार चौधरी भीम जी जो है उन्होंने ठेके ले रखे हैं सारे प्रदेश में। अगर उनकी दारू नहीं बिकेगी तो फिर इनके सामने मुश्किल आ जाएगी। जिन गोदामों के अंदर दारू सील करके रखी थी उन गोदामों की दीवार पीछे से तोड़ करके दारू निकाल करके एक माफिया खड़ा करके पूरे प्रदेश के अंदर 2 नंबर में शराब बेचने का काम किया। इसके साथ ही अभय चौटाला ने अपने भतीजे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर सरकार में शामिल होकर एक भी वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। तो पिछले 8 महीने में जब से इस प्रदेश में भाजपा की जेजेपी की सरकार बनी, लोगों को बहुत उम्मीद थी। लोग ये मान करके चलते थे कि जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया है वो 100% सरकार के सामने वो सारी शर्तें रखेंगे जो लोगों से वायदा कर किया है। अगर ये 10 एमएलए मेरे पास होते और अगर मैं किसी की सरकार बनवाता तो मैं फिर मुख्यमंत्री का पद नहीं लेता। मैं पहले शर्त इस बात की रखता कि हमने जो लोगों से वायदे किए जो दीवारों पे लिखवाए, अगर आप उन वायदों को पूरा करोगे तो फिर हमारी पार्टी आपको समर्थन देगी। अभय चौटाला ने दावा किया कि 3 जुलाई से शुरू हुए उनके जिला स्तरीय बैठकों में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है और एक सप्ताह के दौरान करीब 70,000 लोग पार्टी में शामिल हुए हैं।
जाहिर है अभय चौटाला इनेलो को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद पे जुटे हैं और मेहनती कार्यकर्ताओं को लगातार पार्टी से जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो 9वीं से 12वीं तक स्कूली बच्चों को शिक्षा विभाग टैब दिए जाने पर विचार कर रहा है ताकि कोरोना के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और वो ऑनलाइन शिक्षा ले सकें। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि खजाने की हालत अगर ठीक रही तो इस पर विचार किया जाएगा। वहीं पीटीआई शिक्षकों को निकाले जाने पर भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कोर्ट का आदेश है। कोरोना से हालात अगर सामान्य नहीं हुए तो सरकारी स्कूलों के छात्रों को टैब दिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को टैब देने पर विचार चल रहा है। कंवरपाल गुज्जर ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी ये वैचारिक तौर पर ही है, लेकिन प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कह दिया गया है। देखिए, उसकी एक योजना हमने बनाई कि अगर मान लीजिए कोरोना की स्थिति यही रहती है और स्कूल नहीं खुलते तो उस प्रकार की हमने एक योजना बनाई कि जो बच्चे हैं उनको हम जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे के बारे में विचार कर रहे हैं। ये अभी विचार है, एक योजना है हमारी, अभी सोच रहे हैं इस पर, जिस प्रकार की आर्थिक होगी, उपलब्धता होगी तो उसके बाद उसका निर्णय लेंगे। अभी 26 जुलाई तक स्कूल बंद है। खुलने के बाद भी बच्चों को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो अगस्त सितंबर में स्कूल खोले जा सकते हैं। शनिवार को छोड़कर बाकी दिनों में 2-2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह भी हो सकता है कि जारी की छुट्टियां खत्म कर दी जाए, लेकिन आखिर में ये जोड़ना भी नहीं भूले कि बाकी सब कुछ हालात पर निर्भर करेगा। देखिए, अभी स्कूल खुलने का कोई टाइम निश्चित नहीं है। अभी 27 तारीख तक तो 26 तारीख तक तो छुट्टियां ही हैं और उसके बाद विचार करेंगे जिस प्रकार की परिस्थिति होंगी उस प्रकार का निर्णय मिलेगा। प्रदेश में 1983 पीटीआई शिक्षकों को हटाए जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कोर्ट का फैसला है जिसे सरकार को भी मानना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगले 5 महीनों में पीटीआई टीचरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है। पीटीआई की फ्रेश भर्ती के लिए अब तक करीब 13,000 लोगों ने भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। जो भी धरने में बैठे हैं, देखिए कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट के निर्णय को इम्प्लीमेंट करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो कोर्ट का निर्णय है, वो हमारा सरकार का निर्णय नहीं, कोर्ट का निर्णय, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसमें कोर्ट ने इन सभी को चांस दिया है कि जो 20,800 लोग जिन्होंने उसमें भाग लिया था वही लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरे नए लोग इसमें किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी उसकी एप्लीकेशन भी हमने मांग ली सारी की सारी और 5 महीने के अंदर अंदर कोर्ट का आदेश है कि सारी कार्रवाई को पूरी करना। जहाँ तक मेरी अभी तक जानकारी है कि शायद 13,000 से कुछ ज़्यादा लोगों ने इसमें अप्लाई किया। क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होंगे जो कि उन्हें कोई दूसरा रोजगार मिल गया होगा या उन्हें कोई दूसरा काम शुरू कर लिया होगा। तो जितने लोग भी जिन्होंने पहले पेपर दिया था वही लोग इसमें एलिजिबल है भाग लेने के लिए। जो भाग लेंगे उनका टेस्ट होगा। कोरोना की वजह से छात्र अभी घर में हैं। माता पिता के मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में टैब मिलना उनके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरा रोजगार भी शुरू कर दिया होगा। देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कोरोना संकट के बीच में केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। बराला ने यह भी कहा कि कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होने चाहिए। इसके बाद सुभाष बराला ने यह भी कहा कि सरकार रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है, साथ ही निजी निवेश को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
MSME के लिए जो खास तौर पे पैकेज दिया, उसमें अन्य व्यवसायों के MSME के साथ साथ 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए। इसके अतिरिक्त MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड भी बनाया गया। और जो इस क्षेत्र के यानी कि MSME के तहत काम करने वाले उद्यमियों के लिए जो एक किस्म से बड़े दबाव की स्थिति में थे, उस दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्रदान करते हुए 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना 20,000 करोड़ की शुरू की गई। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पिछले कुछ सालों से इस बात के ऊपर ध्यान दिया गया है मेक इन इंडिया के विषय पर, लेकिन रक्षा क्षेत्र के मामले में जिस प्रकार से विशेष फोकस किया गया है, मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के मामले में एक बहुत बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया सिद्ध होगा। इसी प्रकार से जो हवाई अड्डे हैं उनको भी PPP मॉडल के तहत उनका निर्माण शुरू हो, ये योजना बना करके आगे बढ़ने का। तो अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए गुरुग्राम, सोहना, फर्रुखनगर, पटौदी खंड का ड्रॉ निकाला गया है और ड्रॉ से पंचायतों में आरक्षण तय हुआ है। ड्रॉ के बाद कईयों के चेहरे चमक रहे थे, तो फिर वहीं कई लोग निराश भी दिखे। ड्रॉ के नतीजे जिला प्रशासन को भेज दिए गए। अगले साल पंचायत के चुनाव होने हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिले की 203 पंचायतों में आरक्षण तय करने के लिए ड्रॉ निकाला गया। SDM, DDPO, सरपंच और तमाम मौजूद लोगों के बीच ड्रॉ किया गया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि किस खंड में कितनी पंचायतें हैं। गुरुग्राम जिले की 203 पंचायतों में से सबसे ज्यादा 75 पंचायतें पटौदी में हैं। गुरुग्राम में 39, सोहना में 38 और फर्रुखनगर में 51 पंचायतें हैं। गुरुग्राम खंड की 39 ग्राम पंचायतों में से सामान्य के लिए 21 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 8 और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 10 सीटें आरक्षित की गई हैं। जबकि पटौदी खंड की 75 पंचायतों के लिए 40 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए 5 सीटें, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल फरवरी 2021 तक का है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन सरपंचों का दावा शुरू हो गया कि पंचायतों ने नगर निगम से अच्छा काम किया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले के सभी ड्रॉ निकाले लिए हैं और इसमें सभी में बड़ी पारदर्शिता से काम किया गया है। बड़े अच्छे ढंग से सभी सरपंचों की मौजूदगी में ये ड्रॉ निकाल लिए गए हैं और गुड़गांव जिले के सभी 39 ग्राम पंचायतों के, जिसमें से 8 आरक्षित सीट की गई है और 10 जनरल महिला हैं और 21 सामान्य है। ऐसे ही फर्रुखनगर ब्लॉक, पटौदी ब्लॉक, सोहना ब्लॉक में भी ड्रॉ निकाले गए हैं। लेकिन सभी पंचायतें अपने अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं और सरकार के हिसाब से जो सरकार ने टाइम सरपंचों को दिया है, उसमें सरकार ने भरपूर सहयोग किया है और बहुत पैसे दिए हैं। सरपंचों ने भी अपने समय का सदुपयोग करके गाँवों को शहर से अच्छा चमकाने का काम किया है। गुरुग्राम के कई गांवों में अब हाई राइज बिल्डिंग्स, नए सेक्टर और मल्टीप्लेक्स बन गए हैं। इससे नगर निगम का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।
फरवरी 2021 में सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने से पहले करीब 42 गांव नगर निगम में शामिल हो रहे हैं। शामिल होने के बाद इनमें पार्षद का चुनाव होगा। इन पंचायतों में लगभग 1000 करोड़ रुपए की एफडी है। नगर निगम में जाने के बाद सारी रकम निगम के खजाने में जमा हो जाएगी। उसी के तहत आज गुरुग्राम जिले के भी चारों ब्लॉक में जो ये नई पंचायतों का गठन हो रहा है उसके ड्रा निकाले गए हैं। गुड़गांवा ब्लॉक, पटौदी ब्लॉक, फरुखनगर ब्लॉक और सोना ब्लॉक, सभी 203 पंचायतों के ड्रा निकाले गए हैं। इनके जो अनुसूचित जाति की पंचायतें हैं उनका रिजर्वेशन हो गया है। जो महिला के लिए आरक्षित पंचायतें हैं उनका रिजर्वेशन हो गया है। और जो जनरल पंचायतें रहेंगी जहां पुरुष प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएंगे उनका भी रिजर्वेशन हो गया है। और उसको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कल आज यहाँ बैठकर निकाला गया है। एसडीएम गुड़गांव की मौजूदगी में इलाके के सभी सरपंच और गांव के अन्य मौजूद लोगों की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ वो ड्रॉ यहाँ निकाला गया है। 42 पंचायतों के नगर निगम में शामिल होने के बाद कुल 161 पंचायतों में ही चुनाव करवाए जाएंगे। देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर प्रदेश भर में पीटीआई शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है और सोनीपत में आज इन टीचरों के धरने का 25वां दिन है। 48 डिग्री की तपती धूप में सोनीपत लघु सचिवालय के धरना स्थल पर धरने पर बैठे पीटीआई टीचरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कैथल और सिरसा में भी पीटीआई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, सोनीपत, कैथल और सिरसा में, जहां पर लगातार पीटीआई शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गुरुग्राम में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग का साफ कहना है कि जल्द ही गुरुग्राम में कोरोना पे पूरी तरह से नकेल कसी जाए। गुरुग्राम में जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो रणनीति तय की, उसके बाद अब आंकड़े लगातार घटने लगे हैं। हालांकि मामले भले ही सामने आ रहे हों, लेकिन जो एक्टिव मामले हैं उनके आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आखिरकार किस तरह से आगे की तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनसंपर्क अधिकारी जयप्रकाश जी। सर, आगे की किस तरह की तैयारियां हैं और डेली अभी कितने टेस्ट किए जा रहे हैं? सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने अभी जो रैपिड एंटीजन मुहिम शुरू करी है, रैपिड एंटीजन कैंप, स्पेशली कैंपेन मोड पे 30 तारीख से हमारे जितने ये लार्ज आउटब्रेक रीजन थे जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे थे, तो हमारा मकसद है कि वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्टिंग की जाए। हमारा लक्ष्य रहता है कि दिल्ली के कम से कम 2-3 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए और हम उसको अचीव भी कर पाए हैं। हमने पिछले 2 दिन में पर डे 2000 के करीब हमारे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। 2000 हमने क्रॉस भी करे हैं। और अगर टोटल सैंपल की बात करें तो हम नियरली 2 दिन से 3000 सैंपल गुड़गांव में टेस्ट किए जा रहे हैं। सर, क्या लगता है कि जो टेस्ट की संख्या बढ़ी है, लगातार हमने टेस्ट को बढ़ाया है, एंटीजन हो, और इसके साथ साथ अब कब तक का समय हमें लग रहा है कि हम लगभग अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, गुरुग्राम के सभी वासियों का हम एंटीजन टेस्ट या दूसरे टेस्ट हम कर पाएंगे? सर, जो गाइडलाइन है एंटीजन टेस्ट की, जैसे जहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे थे, लार्ज आउटब्रेक रीजन, इसके अलावा और जहाँ पर हमें लगता है कि पॉजिटिव केसेस हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर हम अपने कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इन लार्ज आउटब्रेक रीजन को छोड़कर भी हमारे 6-7 जगह ज़िले में और भी कैंप चल रहे हैं। तो उनमें अगर बात करें, हम अब तक 14,192 रैपिड एंटीजन टेस्ट कर चुके हैं, जिनमें से 425 पॉजिटिव आए हैं। और हमारा टारगेट दिन भर दिन और बढ़ाने का है ज़िले में, कि जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है इसको और बढ़ाया जाए। हमने 3000 का आंकड़ा हमने छू लिया है ऑलमोस्ट। और चलिए, इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।